दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। जैसे जैसे पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल और अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया है। आपको जानकारी दे दें, दूसरी तरफ डॉक्टर शाहीन को लेकर भी नया खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक वो साल 2013 में थाईलैंड भी गई थी। डॉक्टर शाहीन को लेकर खुलासा हुआ है कि कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद वो साल 2013 में थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिला है। एक पासपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते पर है। जांच में सामने आया है कि दूसरा लखनऊ और तीसरा फरीदाबाद का पता दर्ज है। तीनों में पासपोर्ट में अभिभावक का नाम भी अलग अलग है। एक में पिता का नाम तो दूसरे में पति का नाम और तीसरे में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। सबसे बाद में बने पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता दर्ज किया गया है, जहां उसका भाई परवेज नौकरी करता था। जांच एजेंसियां शाहीन के विदेश यात्रा का विवरण खंगाल रही है। पासपोर्ट की जांच करने के बाद पता चला है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी गई है और 6 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में की एसेट के तौर पर काम कर रही मैडम सर्जन यानी कि शाहीन D6 मिशन के तहत 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी। इसके जरिए साल 1992 बाबरी मस्जिद गिराए जाने का बदला लेना चाहते थे और यही वजह है कि धार्मिक स्थल और RSS कार्यालय इनके निशाने पर थे। हवाला के जरिए अब तक केवल 20 लाख रुपए शाहीन उमर और मुजम्मिल के पास पहुंचने की बात सामने आई है। अपनी मोटी कमाई को भी मिशन के काम में ही लगा रहे थे ये डॉक्टर्स। इसके बाद भी वो खुद को लो प्रोफाइल रखा करते थे। शाहीन के बैंक डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, डिजिटल फुटप्रिंट्स और साथ ही साथ कॉल डिटेल्स और डायरी से कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस ब्लास्ट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है और यही वजह है कि इसको लेकर माना जा रहा है कि इस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। यूनिवर्सिटी में अतिक्रमण को लेकर भी ये कार्रवाई हो सकती है। बीते दिनों प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश की थी। यूनिवर्सिटी विस्तार के नाम पर अधिग्रहण करने के आरोप लगाए गए थे। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने भी जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन की विदेश यात्राओं को खंगाल रही है। अलग अलग पासपोर्ट से डॉक्टर शाहीन की 3 बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान व 6 बार दूसरे देशों की यात्रा करने की जानकारी मिली है। जांच में सामने आया है कि 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी, जबकि वर्ष 2021 में पहले उसका भाई डॉक्टर परवेज 3 वर्ष तक मालदीव में रहा है। वही डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों में आने के बाद मेडिकल कॉलेज सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। जीवन शैली में बदलाव करने वाले GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। ऐसे 2 से 3 डॉक्टरों की जांच भी शुरू हो गई है। इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। जानकारी के मुताबिक इनके बारे में पूरी डिटेल पता की जा रही है और इसमें उनकी यात्राएं किस किस तरह के आयोजनों में गए हैं और उनसे मिलने कौन कौन आता है, इसके साथ साथ अन्य तमाम बिंदुओं पर जांच एजेंसी जांच कर रही है। इन डॉक्टरों का रहन सहन के साथ ही पहनावा और व्यवहार में परिवर्तन भी हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये डॉक्टर पहले बहुत ही ज्यादा सामाजिक थे, लेकिन अब उतने नहीं रहे। एजेंसियों को शक है कि लोगों से कम मिलना जुलना या किसी तरह के बदलाव के पीछे कोई विशेष कारण जरूर हो सकता है और इसे लेकर टीम ने रविवार को भी मेडिकल कॉलेज में उनसे जुड़े दस्तावेज खंगाले हैं। उन्होंने जांच की है कि ये डॉक्टर कब कब छुट्टी पर रहे, इनका घर कहाँ है और इनके बाकी परिवार के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये तमाम वो बिंदु है जिस पे जांच अभी जारी है। तो आपको कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली ब्लास्ट की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। अभी अभी इस पे स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन एक बात साबित हो गया है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है और उसमें एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। जांच एजेंसियां इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहने वाली है। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन अभी तक के मुताबिक 6 दिसंबर को बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल थे, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। आगे की क्या क्या योजना थी, इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट यानी कि लाल किले पर 10 नवंबर को हुए
धमाके को लेकर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जो भी लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, मेरठ और आसपास के जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं या फिर लखनऊ और कानपुर के जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। सिर्फ गुड़गांव में ही 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइलिंग और उनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। क्या उनका कोई लिंक, कोई कांटेक्ट जो डॉक्टर्स यानी डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और इसी के साथ डॉक्टर आरिफ, ये जो तमाम डॉक्टर हैं, क्या इनके साथ किसी का कांटेक्ट था? तो सिर्फ गुड़गांव में, फरीदाबाद में 500 स्टूडेंट और मेरठ के आसपास 600 कश्मीरी स्टूडेंट और जो इधर के इलाके हैं, लखनऊ वगैरह के इलाके, यहाँ से भी लगभग 200 जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको रडार पर लिया गया है, उनको चेक किया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग जो है वो की जा रही है। इससे कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है थोड़े बहुत परेशानी में भी हैं और इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसियां दरअसल वो तमाम चीजें खंगाल रही हैं। क्या कोई स्लीपर सेल तो ऐसा नहीं है जो अब तक बाकी बचा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी और खासतौर से एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो I-20 कार जिसके जरिए से ब्लास्ट किया गया, डॉक्टर उमर नबी ने जिस कार से ब्लास्ट किया, उस कार का जो मालिक था, जिसको जो कश्मीरी मालिक था आमिर रशीद, उसको जांच एजेंसी एनआईए ने पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसके ऊपर इस पूरी साजिश में, इस पूरे षड्यंत्र में जो लाल किले पर धमाका हुआ उसमें शामिल होने का आरोप है। दरअसल आमिर ही वो आदमी था जो दिल्ली आया और उसने वो कार खरीदी और उसके बाद वो कार आमिर से उमर के पास गई और उससे धमाका किया गया था। हालांकि अगर आप इन तमाम कड़ियों को देखें तो सबसे पहले ये कार सलमान के पास थी और सलमान से देवेंद्र और देवेंद्र से आमिर और आमिर से तारिक और तारिक से उमर के पास ये कार गई थी। लेकिन आमिर वो आदमी था जो दिल्ली आया था और दिल्ली आकर उसने इस कार को खरीदा था और बाद में उमर ने इस कार के जरिए धमाका किया। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि इस जो धमाका हुआ लाल किले पर, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, हालांकि एनआईए की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें 10 लोगों की बात कही गई है कि उसमें 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस धमाके में लगभग ये तय हो गया है कि अमोनियम नाइट्रेट का इसमें इस्तेमाल किया गया था और ये 25 से 30 किलो का अमोनियम नाइट्रेट था जिसका इस्तेमाल इस धमाके के लिए किया गया और इसको और ज्यादा भयावह बनाने के लिए और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कुछ और केमिकल्स भी इसमें मिलाए गए थे। यही वजह है कि जो कार है, जो इम्पैक्ट हुआ, उनके परखच्चे उड़ गए और उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो अब इस बात की जांच की जा रही है कि वो कौन कौन से केमिकल्स थे और उसको किस तरीके से तैयार किया जिसका इतना ज्यादा प्रभाव, इतना ज्यादा असर हुआ है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।